Hello students, welcome to RS accounting classes. Today we are going to discuss issue of shares part 7 एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS अकाउंटिंग क्लासेस, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन इट। बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक का मतलब होता है कि जो कंपनी अपने ही शेयर्स को परचेज करती है, तब हम कहेंगे कंपनी ने क्या किया, बाय बैक किया है शेयर्स का। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 68 के अंडर जो कंपनी को अलाउ किया गया है कि वो अपने ही शेयर्स को परचेज कर सकती है, बट उसके लिए उसको कुछ कंडीशंस है वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। क्या क्या कंडीशन है? तो सबसे पहले तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो अथोराइज्ड दे, एक कंपनी को परमिशन दे कि वो अपने शेयर्स को बायबैक कर सकती है। सेकंड क्या है कि कंपनी की जो जनरल मीटिंग होती है उसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना होगा जो एक कंपनी को अथोराइज्ड करता हो, उसको परमिशन देता हो बायबैक करने की। और जो भी बायबैक होगा ना वो टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स का 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2001 के अकॉर्डिंग जो कंपनी है बायबैक का परमिशन लेने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन है उसको पारित करेगी। और ये जो रेजोल्यूशन होगा उसमें क्या होगा कि जो टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स उसके 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता। और 365 डेज में एक ही बार, यानी कि एक साल के अंदर एक से ज़्यादा कोई भी कंपनी बायबैक नहीं कर सकती। एक साल में सिर्फ एक ही बार क्या हो सकता है, बायबैक हो सकता है। और जब बायबैक होगा इक्विटी शेयर्स का किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, वो उस फाइनेंशियल ईयर की जो टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल है उसके 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता। और साथ में कंपनी को यहाँ पे चेक करना होगा कि जो डेट एंड इक्विटी रेशो होगा वो 2:1, यानी कि जो कंपनी की डेट है वो उसकी इक्विटी से कैपिटल से 2 गुना नहीं हो सकते, मतलब कि डबल ट्वाइस से ज़्यादा नहीं हो सकते। कि मैक्सिमम कितना अलाउड है, जो डेट इक्विटी रेशो होगा वो 2:1 हो सकता है। और जो कंपनी ने जिस डेट को स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था बायबैक करने के लिए, उस रेजोल्यूशन की डेट से अगले जो 12 मंथ्स होंगे, 12 मंथ्स के अंदर अंदर कंपनी को बायबैक है वो कर लेना चाहिए। और इसके लिए कंपनी क्या करेगी, साथ में एक डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी वो भी यहाँ पे उसको डिक्लेयर करना होगा। जो कंपनी का रजिस्ट्रार है सेबी है, सेबी के पास एक एफिडेविट होगा, उसमें उसको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से फुलफिल करनी होगी। उसमें कंपनी ये डिक्लेयर करेगी कि जिस डेट को वो बायबैक कर रही है उससे एक साल के बाद, यानी कि एक साल तक कंपनी इनसॉल्वेंट नहीं होगी। कंपनी की पूरी तरह से क्या है, सॉल्वेंट है। कंपनी एबल है कि वो अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा कर सकती है। और जो भी कंपनी के अगर शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उनका बायबैक कैसे होगा, जैसे सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसने जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वो बायबैक करेगी। अगर कंपनी ने अपने शेयर्स को बायबैक कर लिया तो बायबैक करने के 7 दिन के अंदर अंदर 7 डेज के अंदर अंदर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, मर्चेंट बैंकर की प्रेजेंस में या फिर रजिस्ट्रार की प्रेजेंस में या फिर ऑडिटर की प्रेजेंस में उन शेयर्स को फिजिकली डिस्ट्रॉय करना होगा, उनको ख़त्म करना होगा। और जब कंपनी बायबैक कर लेती है शेयर्स को, उसको साथ में ये भी श्योर करना पड़ेगा कि वो अगले 24 मंथ्स तक कोई भी न्यू शेयर्स को इशू नहीं करेगी। वो बोनस शेयर इशू कर सकती है, और साथ में अगर कोई ऐसी ऑब्लिगेशंस है कि जब उसको प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो वो ऑब्लिगेशंस पूरी करेगी। फर्दर इशू वो नहीं करेगी 24 मंथ्स तक। अब हम क्या करते हैं, सोर्सेज फॉर बायबैक। कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको बायबैक करने के लिए उसके पास अमाउंट कहाँ से आएगा, क्या क्या सोर्सेज हैं। सेक्शन 68 सब सेक्शन 1 के अंडर बताया गया है कि कोई कंपनी अपने शेयर्स को कहाँ से बायबैक कर सकती है।
तो फर्स्ट सोर्स क्या है, फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स का वो यूज़ कर सकती है। सेकंड, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का, एंड द प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, और किसी भी शेयर्स और सिक्योरिटीज़ को इशू करके जो अमाउंट रिसीव होगा वो उसमें से बायबैक कर सकती है। साथ ही में जो सेबी है उसने भी कुछ गाइडलाइंस है वो इशू कर रखी है कि किस कैसे कैसे कंपनी को बायबैक करना चाहिए शेयर्स को। तो बायबैक शैल बी परमिजिबल, कि जो बायबैक है वो उसको परमिशन दी हुई कि आप कहाँ से बायबैक करोगे। फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन अ प्रपोर्शनेट बेसिस, जो भी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनसे रेशो के बेसिस पे प्रपोर्शनेटली क्या करोगे, बायबैक करोगे। फ्रॉम दी ओपन मार्केट, ओपन मार्केट में से भी शेयर को बायबैक किया जा सकता है। फ्रॉम ओल्ड लोट होल्डर्स, ओल्ड लोट होल्डर्स का मतलब होता है ऐसे शेयर जो कि ट्रेड के लिए अवेलेबल नहीं थे, वो वैसे ही नंबर्स में ज़्यादा थे, तो कंपनी क्या करती है उनको ख़त्म करने के लिए उनको बायबैक कर लेगी, वापस से परचेज कर लेगी। बाय परचेजिंग द शेयर्स इशू टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, या फिर ऐसे शेयर्स को भी बायबैक कर सकती है जो कंपनी ने स्कीम्स के अकॉर्डिंग, जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है, स्वीट इक्विटी शेयर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू किए हुए थे, उन शेयर्स को वो बायबैक कर लेगी। सेकेंड कंडीशन इज जो बायबैक है नेगोशिएटेड बेसिस पे, स्पॉट ट्रांजेक्शन्स के थ्रू और प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू परमिटेड नहीं है। कंपनी को यहाँ पे पब्लिकली अनाउंस करना पड़ेगा कि वो बायबैक कर रही है शेयर्स का, और अनाउंसमेंट कहाँ पे करेगी, न्यूज़पेपर के थ्रू। और कौन कौन से न्यूज़पेपर में प्रोवाइड करेगी न्यूज़ को, एक तो होगा इंग्लिश नेशनल डेली, दूसरा हो जाएगा हिंदी नेशनल डेली, एंड तीसरा हो जाएगा कि जिस एरिया में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज डेली होगा उस पेपर में उसको जो न्यूज़ है वो सर्कुलेट करनी पड़ेगी। और उस न्यूज़पेपर में साथ में जो स्पेसिफाइड डेट है कि किस तारीख से आप बायबैक करने वाले हो, ओपनिंग डेट क्या रहेगी, क्लोजिंग डेट क्या है, किस टाइप के शेयर होल्डर से आप बायबैक करना चाहते हो, कि इक्विटी शेयर होल्डर से करना चाह रहे हो, प्रेफरेंस शेयर से, किस रेट पे करना चाह रहे हो, सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको न्यूज़ में प्रोवाइड करनी होगी। और मैक्सिमम प्राइस क्या होगा जिस पे शेयर्स को बायबैक किया जाएगा वो भी डिटरमाइन करना होगा। वो जो मैक्सिमम प्राइस है या तो शेयर होल्डर्स ने उसको डिटरमाइन किया हो, वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू हो सकता है, या फिर जो रेजोल्यूशन पास किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा उनकी मीटिंग में। जो बायबैक होगा उसके लिए जो टाइम पीरियड है कि 15 दिन से तो कम नहीं होना चाहिए और 30 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कि कम से कम जो बायबैक का ऑप्शन होगा वो 15 दिन के लिए ओपन रहेगा और मैक्सिमम 30 डेज तक खुला रहेगा। अगर जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं जितने कंपनी ने ऑफर किए थे बायबैक करने के लिए, और जितने नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं कि जो आप एक तो कंपनी ने बायबैक करने थे और जितने के लिए कंपनी के पास ऑफर आ जाते हैं कि शेयर होल्डर रेडी हो जाते हैं उसको देने के लिए, तो उस केस में जो बायबैक होगा हर एक मेंबर से वो प्रपोर्शनेट बेसिस पे होगा। जैसे कि अगर कंपनी ने कहा था कि हम बायबैक करेंगे 10,000 शेयर्स को, लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने बोल दिया कि हम 20,000 शेयर्स को बायबैक मतलब वापस करने के लिए रेडी हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जिन शेयर होल्डर ने 2 शेयर के लिए अप्लाई किया था, टेंडर दिया था, उनको उनसे अब 1 शेयर को बायबैक किया जाएगा। 2:1 में क्या हो जाएगा, बायबैक हो जाएगा। डिपॉजिट इन एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो मीन्स क्या होता है, कैश और बॉन्ड जो डिपॉजिट करवाया जाएगा एक थर्ड पार्टी के पास एज अ गारंटी, कि जब तक की जो स्पेसिफाइड कंडीशंस है वो परफॉर्म नहीं हो जाती। सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो कंपनी है उसको लीगल जो भी ऑब्लिगेशंस है वो फुलफिल करनी पड़ती है बायबैक करने के लिए, और इसके लिए कंपनी को ज़रूरी है कि वो एस्क्रो अकाउंट ओपन करे थर्ड पार्टी के पास, और ज़्यादातर केसेस में जो थर्ड पार्टी होती है वो एक बैंक होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या करेगी, वो जो कंसिडरेशन का अमाउंट है उसका 25% वो डिपॉजिट करवाएगी। अगर जो कंसिडरेशन है 100 करोड़ तक है, 100 करोड़ से कम या फिर 100 करोड़ है, तब तो 25% डिपॉजिट करवाना होगा। अगर 100 करोड़ से ज़्यादा हो जाए जो कंसिडरेशन पेबल है, तो जो एक्सीडिंग अमाउंट होगी उसका 10%
वो उसको डिपॉजिट करवाना होगा थर्ड पार्टी के पास। जैसे क्या होगा कि 100 करोड़ का 25% कितना हो जाएगा, 25 करोड़। मान लो कि 10 लाख रुपीज़ और है 100 करोड़ के बाद, तो 10 लाख का 10% 1 लाख, तो 1 लाख रुपीज़ और डिपॉजिट करवाने होंगे। और यहाँ पे होता है कि एस्क्रो अकाउंट में जो भी अमाउंट डिपॉजिट करवाया गया है वो जैसे ही कंपनी सारी के सारी ऑब्लिगेशंस को, कंडीशंस को फुलफिल कर देगी, जो थर्ड पार्टी है फिर उस अमाउंट को वो रिटर्न कर देगी कंपनी को। इन केस अगर कंपनी लीगल ऑब्लिगेशंस को, कंडीशंस को सही से फुलफिल नहीं करती, कॉन्ट्राडिक्ट कर देती है, तो उस केस में जो सेबी होगा वो क्या करेगा, कंपनी ने जो अमाउंट डिपॉजिट करवाया था एस्क्रो अकाउंट में उसको फॉरफिट कर लेगा। एडवांटेजेस ऑफ बायबैक, तो बायबैक के थ्रू जो कंपनी है वो क्या कर सकती है, अपनी कैपिटल को रीस्ट्रक्चर कर सकती है। बायबैक हेल्प करता है कंपनी को उस कैपिटल से छुटकारा पाने में जो कंपनी को चाहिए नहीं थी, वो रिक्वायर्ड नहीं थी। जो अननेसेसरी कैपिटल होगी वो बायबैक के द्वारा क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। और ये कंपनी को हेल्प करता है कि जो अनडिज़ायरेबल पर्सन के पास अगर कंपनी का कंट्रोल चला जाता है, कि जिसको नहीं चाहिए कि ये जो पर्सन है हमारी कंपनी के ऊपर कंट्रोल करे, उसकी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे, तो कंपनी बायबैक के थ्रू क्या करेगी, उन शेयर होल्डर से जो कंट्रोल है उसको वापस ले लेगी। जर्नल एंट्रीज, अब हम देखेंगे कि बायबैक ऑफ शेयर्स उस केस में जो कंपनी है कौन कौन सी एंट्रीज है वो करेगी। तो सबसे पहले हम सोर्सेज में हमने 3 सोर्सेज पढ़े थे कि जहाँ से कंपनी बायबैक कर सकती है। एक तो फ्री रिजर्व्स में से कर सकती है, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से, और तीसरा क्या था कि जब वो फ्रेश शेयर्स को इशू करके जो अमाउंट रिसीव होगा उसमें से बायबैक करेगी। इसलिए सबसे पहले हम एंट्री कर देंगे कि अगर कंपनी ने शेयर्स को बायबैक किया है फ्रेश इशू करके, तो इशू की एंट्री सेम बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे अब तक हम करते आ रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और सेकेंड एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन अमाउंट को ट्रांसफ़र करने की शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हम फर्स्ट केस करते हैं कि जब कंपनी बायबैक करती है शेयर्स को एट पार। इट मीन्स कि अगर नॉमिनल वैल्यू शेयर की 10 रुपीज़ है और वो उसको 10 रुपीज़ में ही क्या कर रही है, बायबैक कर रही है, तो ये कौन सा केस हो जाएगा कि एट पार पे ही कंपनी ने शेयर्स को बायबैक किया। सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे। देखो, जब हम इशू करते हैं शेयर्स को तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब कंपनी क्या कर रही है, अपने ही शेयर्स को परचेज कर रही है, तो परचेज करेगी, शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, इसीलिए हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 हो जाएगा शेयर होल्डर्स, क्योंकि जो अमाउंट है वो किसको पे करेगी कंपनी, शेयर होल्डर्स को। फिर सेकेंड एंट्री हो जाएगी पेमेंट की, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। सेकेंड केस करते हैं कि जब कंपनी शेयर्स को बायबैक करती है डिस्काउंट पे। अगर शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़ है और कंपनी कितने रुपीज़ में बायबैक करती है, 8 रुपीज़ में, तो यहाँ पे 2 रुपीज़ क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। और ये डिस्काउंट क्या है, कंपनी के लिए प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री करोगे तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स टू कैपिटल रिजर्व। 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग अमाउंट आ जाएगा शेयर कैपिटल में, एंड 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग अमाउंट आएगा शेयर होल्डर्स में, एंड 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में। सेकेंड एंट्री सेम बनेगी पेमेंट वाली, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। थर्ड केस है कि जब कंपनी शेयर्स को बायबैक करती है एट प्रीमियम। इट मीन्स अगर शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़ है और कंपनी कितने रुपीज़ में बायबैक कर रही है, 12 रुपीज़ में, तो यहाँ पे 2 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, प्रीमियम।
जब हम इशू करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो अब जब बायबैक कर रहे हैं, वापस से परचेज कर रही है कंपनी, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ड्यू की एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग तो आएगा शेयर कैपिटल में, 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, एंड 12 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आ जाएगा शेयर होल्डर्स अकाउंट में। पेमेंट की एंट्री सेम बनेगी, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर जो कंपनी है वो बायबैक करती है फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, तब हम एंट्री क्या करेंगे कि जो फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, अगर फ्री रिजर्व्स का यूज़ किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट का यूज़ करा है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जितना अमाउंट कंपनी है फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से यूज़ करेगी शेयर्स को बाई बैक करने के लिए, सेम अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। इलस्ट्रेशन 40, रूबल लिमिटेड परचेज करती है 15,000 के इक्विटी शेयर्स, 10 रुपीज़ का ईच है, एट द रेट ऑफ 12 पर शेयर। 10 रुपये का था, 12 रुपये में परचेज करा, इसका मतलब क्या हुआ, 2 रुपये का प्रीमियम हो गया कि प्रीमियम पे शेयर्स को परचेज कर रही है, बाई बैक कर रही है। और इस पर्पज़ के लिए कोई भी फ्रेश इशू है, मैंने कि नए शेयर्स को इशू नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी है वो अपने रिजर्व्स का यूज़ करेगी शेयर्स को परचेज करने के लिए। तो अभी हमने किया था कि जब भी कंपनी अपने रिजर्व्स का यूज़ करती है शेयर्स को बाई बैक करने के लिए, तो जो रिजर्व्स में अमाउंट होगा उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, यहाँ पे रिजर्व स्पेसिफाइड नहीं है तो हम यहाँ पे जनरल रिजर्व ले लेंगे, और 2 हो जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। 15,000 है, 12 रुपीज़ का ईच है, बट नॉमिनल अमाउंट क्या थी, 10 रुपीज़ की। तो यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट नहीं डालना होता, जो 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग है, जो नॉमिनल अमाउंट है वही ट्रांसफ़र होगी CRR में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। 15,000 मल्टीप्लाई 10, अमाउंट हो जाएगा 1,50,000। अब जो सेकंड एंट्री क्या करेंगे, इनको हम ड्यू की एंट्री हो जाएगी, ये बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इक्विटी शेयर्स को परचेज करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम पे कर रहे हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स। 1,50,000 तो आ जाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 50,000 शेयर्स हैं, 2 रुपये का एक, तो 30,000 का अमाउंट है वो आ गया सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में, और टोटल हो जाएगा 1,80,000, ये आ गया शेयर होल्डर्स अकाउंट में। थर्ड एंट्री हो जाएगी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने की, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट आ जाएगा 1,80,000। इलस्ट्रेशन 41, सुप्रीम लिमिटेड की अथोराइज्ड कैपिटल है 20 करोड़, 100 ईच इक्विटी शेयर्स हैं, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल है 10 करोड़ की। जो कंपनी है उसने डिसाइड करा कि वो बाई बैक करेगी शेयर कैपिटल का 25% डायरेक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। तो 10 करोड़ का 25% कितना हो गया, 2,50,00,000 एट द रेट ऑफ 75 पर शेयर। 100 का ईच था, कितने का बाय बैक कर रही है, 75 रुपीज़ में, तो 25 रुपीज़ का क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्काउंट। और डिस्काउंट क्या होता है कंपनी के लिए, कैपिटल प्रॉफिट्स, एंड ये कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में।
और इस पर्पस के लिए कंपनी ने 2 करोड़ के 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो 2 महीने पहले ही क्या कर दिए थे, इशू कर दिए थे। और जो बैलेंस बच गया वो कहाँ से लेगी, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में से 10 लाख का, और जो जनरल रिजर्व में बैलेंस दिया हुआ है 80 लाख का। 2 करोड़ 50 लाख के जो शेयर्स हैं वो बाय बैक करने हैं, लेकिन 2 करोड़ का अमाउंट तो कंपनी के पास फ्रेश इशू से आ चुका। अब कितने चाहिए, 50 लाख। वो कहाँ से लेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड जनरल रिजर्व अकाउंट में से। तो सबसे पहले जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है वहाँ से ले लेंगे हम। एंट्री बन जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। इसका फुल अमाउंट यूज़ करेंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 10 लाख। फिर जो रिमेनिंग बैलेंस बच गया 40 लाख का, वो हम कहाँ से लेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट में से। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 40 लाख टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। $50 लाख। सेकेंड एंट्री करेंगे ड्यू की। इक्विटी शेयर्स थे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर होल्डर्स टू कैपिटल रिजर्व। हंड्रेड के अकॉर्डिंग अमाउंट आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में। 2 करोड़ 50 लाख के ही हमने शेयर्स क्या करे हैं, बाय बैक करे हैं। तो 2 करोड़ 50 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल में, और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स में अमाउंट आएगा 75 के अकॉर्डिंग, ये बनेगा 1,87,50,000। और 25 के अकॉर्डिंग अमाउंट आएगा कैपिटल रिजर्व में 62,50,000। फिर नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी पेमेंट की। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,87,50,000। इलस्ट्रेशन 42। सिम्पसन एंड सिम्पसन लिमिटेड एक रेजोल्यूशन पास करती है बायबैक करने के लिए 40,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स को एट द रेट ऑफ 10 ईच एट ₹13 पर शेयर। 10 रुपये का था, 13 रुपये में बायबैक कर रही है, तो 3 रुपये का क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रीमियम। और इस पर्पज़ के लिए कंपनी ने 15,000 के 12% प्रेफरेंस शेयर्स है 10 रुपीज़ ईच एट पार इशू कर दिए। द एंटायर सम बीइंग पेबल विद द एप्लीकेशंस, और सारा अमाउंट है वो एप्लीकेशंस के साथ रिसीव हो गया। फिर कंपनी क्या करती है, 50,000 का जो अमाउंट है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट से यूज़ करेगी बायबैक करने के लिए, और उसके अलावा कोई और अमाउंट अगर रिक्वायर्ड है एडिक्वेट बैलेंस जनरल रिजर्व अकाउंट से लेगी। हमने जर्नल एंट्रीज है वो पास करनी है। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने की। तो पहली एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 15,000 शेयर्स है, 10 रुपीज़ का ईच है। 15,000 मल्टीप्लाई 10, 1,50,000। सेकेंड एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। फिर एंट्री बन जाएगी 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सेम आ जाएगा 1,50,000। थर्ड एंट्री करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से एंड जनरल रिजर्व अकाउंट में से हमने लेना है। 40,000 शेयर्स को बाय बैक करना है, 10 रुपीज़ का ईच है। जो नॉमिनल वैल्यू कितनी हो गई, 4 लाख।
4 लाख में से 1,50,000 हमने ले लिए प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके। अब कितना अमाउंट बचा? 2,50,000। उसमें से 50,000 आ जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में से और 2 लाख आ जाएंगे जनरल रिजर्व अकाउंट में से। फिर एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। 50,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम में, 2 लाख जनरल रिजर्व में, 2,50,000 कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। फिर नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम ड्यू की। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। 40,000 शेयर्स है, 10 रुपीज़ का ईच है। 40,000 मल्टीप्लाई 10, 4 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएंगे। 13 रुपीज़ पे करा हमने बाय बैक, तो 3 रुपये का क्या हो गया? प्रीमियम। 40,000 मल्टीप्लाई 3, 1,20,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम में, और टोटल कितना अमाउंट हो गया? 5,20,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स में। फिर नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी पेमेंट की। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, 5,20,000। इलस्ट्रेशन 43, एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है एज एट 31 मार्च 2021। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंसेस। नॉन करंट लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज है, असेट्स में नॉन करंट असेट्स है एंड करंट असेट्स है। नोट्स टू अकाउंट्स गिवन है, उसमें शेयर कैपिटल 8 लाख के इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपीज़ का ईच है। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस 15 लाख है, जनरल रिजर्व का बैलेंस 13,50,000। बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 8,10,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 8% डिबेंचर्स 20 लाख के, टर्म लोन 8,70,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश एट बैंक है 20 लाख। अब शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया कि जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको बायबैक करेंगे, और बायबैक के जो कंडीशंस गिवन है, तो बायबैक होगा 20%। जो इक्विटी शेयर्स थे 20% को ही बायबैक किया जाएगा। अभी हमने नोट्स टू अकाउंट में पढ़ा कि जो कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं वो 8 लाख हैं। 8 लाख का 20% हो जाएगा 1,60,000। 10 रुपीज़ का ईच था शेयर, कितने पे बायबैक कर रही है? 16 रुपीज़ पे, तो 6 रुपये का क्या हो जाएगा? प्रीमियम। ठीक है, 1,60,000 शेयर्स को बायबैक करना है और 6 रुपये प्रीमियम पे। और इस पर्पज़ के लिए कंपनी ने क्या करा? 9% के डिबेंचर्स हैं 6 लाख रुपए के एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 6 लाख का 5% हो गया 30,000। 30,000 प्रीमियम पे कंपनी ने डिबेंचर्स को इशू कर दिया। और इस पर्पज़ के लिए जो इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपीज़ थी, 6 लाख रुपीज़ में उसको सेल कर दिया, तो 1 लाख रुपीज़ क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और साथ में ये बोला गया है कि 4 लाख का जो बैलेंस है वो मेंटेन करना होगा जनरल रिजर्व अकाउंट में, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट का जितना अमाउंट है वो यूटिलाइज होगा सिर्फ किसके लिए? जो प्रीमियम पे करा है बायबैक पे, जो 6 रुपये का प्रीमियम पे करेंगे ना, उसके लिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट है वो यूटिलाइज होगा। जर्नल एंट्री हमें पास करनी है, तो हम केस वाइज है जो एंट्रीज है उनको करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी ने क्या करा है? डिबेंचर्स को इशू करा। डिबेंचर्स को इशू करने की एंट्री बनेगी, जैसे हम शेयर्स को इशू करने की एंट्री करते हैं वैसे ही डिबेंचर्स को इशू करने की एंट्री बन जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 6 लाख के डिबेंचर्स इशू किए थे, 30,000 प्रीमियम, तो टोटल अमाउंट रिसीव होगा 6,30,000। सेकेंड एंट्री हम करेंगे जो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जब शेयर्स को इशू किया जाता है तो जो शेयर एप्लीकेशन मनी है उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर कैपिटल में। अब डिबेंचर्स को इशू किया गया है तो डिबेंचर्स का एप्लीकेशन अलॉटमेंट अमाउंट है वो कहाँ जाएगा, डिबेंचर्स अकाउंट में, टू 9% डिबेंचर्स। प्रीमियम पे इशू करा है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में अमाउंट आएगा 6,30,000, डिबेंचर्स में आ जाएंगे 6 लाख और 30,000 आ जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। जो बुक में एंट्री की हुई है वो इन दोनों को कंबाइन कर दिया। देखो फर्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट है, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट है। सेकंड एंट्री में 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्या है, डेबिट है। तो इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया और एक ही एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब क्या करना था, इन्वेस्टमेंट को सेल करना था। इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट को सेल करोगे, इन्वेस्टमेंट एसेट है, रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इन्वेस्टमेंट चली गई, जो अमाउंट है मनी है वो रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। सिक्स लाख अमाउंट है वो रिसीव हुआ, बट इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 5 लाख की। इन्वेस्टमेंट में आएंगे 5 लाख रुपीज़ और जो 1 लाख का क्या हुआ, प्रॉफिट, वो कहाँ जाएगा, सरप्लस अकाउंट में। नेक्स्ट एंट्री करेंगे, जो शेयर्स को बाय बैक किया है उसका जो नॉमिनल अमाउंट है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ से, रिजर्व्स में से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। 1,60,000 इक्विटी शेयर्स को बाय बैक करना है, 10 रुपीज़ का ईच है जो नॉमिनल वैल्यू है। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 16 लाख। जो ये अमाउंट है वो हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, जनरल रिजर्व्स एंड सरप्लस में से। लेकिन उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है उसको सिर्फ यूटिलाइज किया जाएगा प्रीमियम को पे करने के लिए। जो हम बायबैक्स, जो शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं उन पे जो प्रीमियम पे करेंगे ना, उसके लिए यूटिलाइज करेंगे। और साथ में बोला है कि जो 4 लाख रुपीज़ हैं वो हमें जनरल रिजर्व में मेंटेन करने होंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को तो हम यूज़ नहीं कर सकते। अब बचा क्या सेकंड नंबर पे, जनरल रिजर्व। 13,50,000 अमाउंट है यहाँ पे, बट इसमें से 4 लाख रुपीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते। तो कितना यूज़ करेंगे जनरल रिजर्व का, 9,50,000। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 8,10,000 है, तो जो रिमेनिंग बैलेंस हुआ 16 लाख में से 9,50,000 माइनस कर दो, 6,50,000 वो हम सरप्लस में से यूज़ कर लेंगे। फिर एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट $9,50,000, सरप्लस अकाउंट डेबिट 6,50,000 और टू हो जाएगा CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 16 लाख। फिर नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी शेयर्स को ड्यू करने की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम पे बायबैक कर रहे हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट आ जाएगा 16 लाख। 9,60,000, 6 रुपीज़ का प्रीमियम था, 1,60,000 शेयर हैं, मल्टीप्लाई करोगे 6 के साथ, अमाउंट बनेगा 9,60,000। टोटल अमाउंट हो जाएगा 25,60,000। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी पेमेंट की, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक
25,60,000। नेक्स्ट टॉपिक इज इशू ऑफ राइट शेयर्स। तो जब एक कंपनी ने पहले से ही अपने शेयर्स को इशू किया हुआ है, अब वो क्या करना चाहती है, अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है, तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशंस होती है कि वो क्या करे। जो भी फ्रेश शेयर्स को इशू करेगी, सबसे पहले वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दे, उनको राइट दे कि अगर वो उन शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं तो वो पहले परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट मिल गया जो फ्रेश शेयर्स है उनके लिए अप्लाई करने का, इसीलिए इस इशू को कहा जाता है राइट इशू। जो कंपनी का सेक्शन 62 है वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ये बोलता है कि अगर उसको अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल को इंक्रीज करना है तो कंपनी की फॉर्मेशन के 2 साल के बाद या फिर जब कंपनी ने अपनी फर्स्ट अलॉटमेंट की थी उसके 1 साल के बाद, दोनों में से जो भी टाइम पहले आएगा उसके अकॉर्डिंग वो फर्दर राइट शेयर्स को इशू कर सकती है। और राइट शेयर्स को कैसे इशू करेगी, वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। फॉर एग्जांपल कि कंपनी ने जो पहले 5 लाख के शेयर्स थे वो इशू कर रखे थे, अब जो कंपनी है 1 लाख के जो शेयर्स है वो इशू करना चाहती है, तो ऐसा करेगी वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कि जिन शेयर होल्डर्स के पास पहले 5 शेयर्स थे अब उनको एक न्यू शेयर्स और इशू कर देगी। तो 5:1 में जो राइट शेयर्स है वो इशू किए जाएंगे। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो कंपनी है जो राइट शेयर्स का ऑफर है वो कम से कम 15 डेज के लिए ओपन रहेगा और मैक्सिमम 30 डेज के लिए। यही सेम चीज़ हमने बायबैक में भी की थी कि जो बायबैक करते हैं कंपनी शेयर्स वो ऑफर 15 डेज से मिनिमम और 30 डेज मैक्सिमम ओपन रहेगा। यानी कि इसी टाइम पीरियड के अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिसाइड करना होगा कि उनको इस राइट का यूज़ करना है या फिर नहीं करना। और शेयर होल्डर्स के पास ये भी ऑप्शन है, अगर उनको इस राइट का यूज़ नहीं करना तो वो किसी और पर्सन को भी इस राइट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और कंपनी को पूरी छूट है कि वो इन शेयर्स को पार पे इशू कर सकती है एंड प्रीमियम पे भी। जो हमने बायबैक किया था वो पार पे भी किया था, प्रीमियम पे भी एंड डिस्काउंट पे भी, लेकिन जो राइट इशू है वो पार एंड प्रीमियम पे ही होगा। कंपनी की अपनी मर्जी है, चाहे तो वो जो फुल अमाउंट है वो सारा का सारा एप्लीकेशन के टाइम पे मंगा सकती है या फिर उसको अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल में भी उसको मंगवा सकती है। एडवांटेजेस ऑफ राइट इशू। ज़्यादातर जो कंपनी है वो राइट इशू को ऑफर करेगी एट अ प्राइस विच इज़ लोअर देन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो मिल जाएगा, क्योंकि अगर वो उन शेयर्स को परचेज करते तो मार्केट प्राइस पे करना पड़ता तो उनको हायर रेट पे मिल रहा था, लेकिन अब राइट इशू के द्वारा उनको वही शेयर्स कम प्राइसेस पे मिल रहे हैं। अगर वो उन शेयर्स को खुद परचेज नहीं करना चाहते तो वो इस राइट को किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र करके भी जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो गेन कर सकते हैं। राइट इशू है वो हेल्प करता है, जो कंपनी का कंट्रोल है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के हैंड्स में ही रहेगा। और जो कैपिटल रेज करी है किसके द्वारा, राइट शेयर्स को इशू करके, वो सर्टेन होता है एज़ कम्पेयर टू द पब्लिक इशू। अगर कंपनी पब्लिकली शेयर्स को इशू करती फिर से वो सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता, एप्लीकेशन मनी रिसीव करना, फिर अलॉटमेंट करना, ये सब। तो अब यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो उन्हीं को ऑफर कर रही है, तो यहाँ पे सर्टेन हो जाएगा, इससे टाइम भी बचेगा कंपनी का और जो कंपनी के एफर्ट्स हैं वो भी बचेंगे। जो राइट इशू है वो कंपनी की इमेज को इम्प्रूव करता है, क्योंकि राइट इशू करने से ये दिख जाएगा कि जो मैनेजमेंट है कंपनी की वो कंसर्न्ड है किसको लेके, शेयर होल्डर्स को लेके। और जो एक्सपेंसेस हैं इशू के राइट शेयर के केस में वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द पब्लिक इशू। और साथ में यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो उसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं जो उनको अच्छी लगती है, जिसके प्रॉफिट्स हायर हैं, इमेज अच्छी है, तो वो वहाँ पे अपने जो शेयर्स हैं उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं राइट इशू के थ्रू।
और साथ में ये भी इंश्योर हो जाता है कि जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के वो अपनी पोजीशन का मिसयूज़ नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा राइट इशू नहीं होता तो वो क्या करते, अपने शेयर्स को अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जान पहचान वालों को इशू कर देते लोअर प्राइसेस पे। इसीलिए जो डायरेक्टर्स हैं राइट इशू करने के बाद अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करेंगे। इलस्ट्रेशन 44, एक्स लिमिटेड की इशूड कैपिटल है 60 लाख, उसको डिवाइड कर रखा है 6 लाख शेयर्स में, 10 रुपीज़ का ईच है। जो कंपनी है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट शेयर्स का ऑप्शन दे रही है 1 फॉर एवरी 4 शेयर्स हेड, मतलब जिन शेयर होल्डर्स के पास पहले 4 शेयर्स थे अब उनको 1 शेयर परचेज करने का राइट मिल गया। जो राइट शेयर्स है वो इशू किया गया है एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर। अमाउंट कैसे पेबल है, एप्लीकेशन पे 6 रुपीज़ है जिसमें 1 रुपी का प्रीमियम इंक्लूड है, ये हो गया 5+1। अलॉटमेंट पे भी 6 रुपीज़ है इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1, ये भी हो गया 5+1। जो ये राइट है सभी शेयर होल्डर्स ने इसको टेक ओवर कर लिया, सारा का सारा मनी है वो रिसीव हो चुका है, हमें जर्नल एंट्रीज है वो पास करनी है। तो राइट शेयर के केस में भी सेम वैसे ही एंट्रीज बनेंगी जैसे कि इश्यू ऑफ शेयर्स के केस में बनी थी। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी को रिसीव करेंगे। पहले तो हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं, कितने इशू करे। 6 लाख थे, जिनके पास 4 शेयर्स थे उनको 1 शेयर इशू किया गया, तो 6 लाख को 4 से डिवाइड करेंगे, अमाउंट आ जाएगी 1,50,000, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 1,50,000। एप्लीकेशन मनी को रिसीव करा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1,50,000 नंबर में है, 6 रुपीज़ एप्लीकेशन के, मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट आ जाएगा 9 लाख। सेकेंड एंट्री हो जाएगी, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम भी इंक्लूड है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 9 लाख अमाउंट आ जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में, 7,50,000 अमाउंट आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, 1,50,000 अमाउंट आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। थर्ड एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट को ड्यू करने की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट आएगा 1,50,000 मल्टीप्लाई 6, 9 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा 1,50,000 मल्टीप्लाई 5, 7,50,000 एंड 1,50,000 आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। फोर्थ एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट आएगा 9 लाख रुपीज़। इलस्ट्रेशन 45, कुबेर लिमिटेड की शेयर कैपिटल है 2 लाख, इक्विटी शेयर्स है 10 रुपीज़ का ईच है, फुल्ली पेड अप है। कंपनी ने ऑफर करे हैं न्यू इक्विटी शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑन राइट बेसिस 1:1 में, और जो इक्विटी शेयर्स है 10 रुपीज़ का ईच है, बीइंग ऑफर्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज़ ईच। 10 रुपये का था, 10 रुपये प्रीमियम पे राइट इशू कर दिया। कैसे अमाउंट पेबल है, शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन पे 5 रुपीज़ है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 5 हो गया, अलॉटमेंट पे भी 5 है, 5 रुपीज़ का सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, 10 रुपीज़ एप्लीकेशन, 10 रुपीज़ अलॉटमेंट। सारे शेयर होल्डर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है ऑफर को। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 600 शेयर थे, उसने सारा अमाउंट पे कर दिया एप्लीकेशन के टाइम पर। मतलब क्या हुआ कि जो अलॉटमेंट का अमाउंट था 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग वो भी उसने एडवांस में पे कर दिया एप्लीकेशन के टाइम पर।
एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 400 शेयर्स थे, वो फेल हो जाता है अलॉटमेंट मनी को पे करने में और उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। यहाँ पे कॉल सिनेरियो हुआ एंड शेयर्स को फॉरफिट भी कर लिया। जो फॉरफिटेड शेयर्स थे उनको री इशू किया गया है एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹8,000 इन कैश। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन। तो हम फर्स्ट एंट्री करेंगे एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट मनी भी रिसीव हुई है तो टू हो जाएगा अलॉटमेंट मनी इन एडवांस। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितना अमाउंट आएगा? 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ एप्लीकेशन है तो 20 लाख तो आ जाएंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में। एंड अलॉटमेंट मनी 600 शेयर्स पे एडवांस में रिसीव हुआ था और 10 रुपीज़ अलॉटमेंट के हैं। 600 मल्टीप्लाई 10 6000। बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? 20,06,000। सेकेंड एंट्री करेंगे जो एप्लीकेशन अमाउंट है उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एप्लीकेशन में कितना अमाउंट आएगा? 20 लाख। 5 रुपीज़ की एप्लीकेशन थी, 5 रुपीज़ की सिक्योरिटीज प्रीमियम। 2 लाख शेयर्स है तो 10 लाख। 10 लाख आ जाएंगे शेयर कैपिटल में एंड 10 लाख आ जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। थर्ड एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसमें भी सेम अमाउंट था, 5 रुपीज़ अलॉटमेंट, 5 रुपीज़ सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 20 लाख आ जाएंगे अलॉटमेंट में, 10 लाख आ जाएंगे शेयर कैपिटल में और 10 लाख आ जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। फोर्थ एंट्री हो जाएगी अमाउंट को रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। टोटल अमाउंट हमें रिसीव होना था 20 लाख। 20 लाख में से क्या हुआ? 6,000 जो हमें एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव हो गई और 400 शेयर्स थे जिन पे रिसीव नहीं हुआ था। 400 मल्टीप्लाई 10 4000। ये माइनस कर देंगे, कितना टोटल अमाउंट हो गया? 20 लाख में से 10,000 गए, 19,90,000। ये अमाउंट है वो हमें रिसीव हो जाएगा अलॉटमेंट मनी। नेक्स्ट एंट्री करेंगे शेयर्स को फॉरफिट करने की। जो 400 शेयर्स हैं उनको फॉरफिट किया जाएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम भी था अलॉटमेंट के साथ, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट मनी नहीं दी, टू शेयर अलॉटमेंट एंड जो अमाउंट दे दिया वो आ जाएगा टू शेयर फॉरफिचर। $400 शेयर्स हैं और 10 रुपीज़ का ईज था, 5 एप्लीकेशन के एंड 5 अलॉटमेंट के। 4,000 आ जाएंगे शेयर कैपिटल में। प्रीमियम 5 रुपीज़ था, 400 शेयर्स हैं, 400 मल्टीप्लाई 5 2000। ये हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। अलॉटमेंट कितने का कॉल इन अरियर हुआ था? 4,000 का और 2,000 आ जाएंगे शेयर फॉरफिचर में। नेक्स्ट एंट्री करेंगे शेयर्स को इशू करने की। जो शेयर हमने फॉरफिट करे कितने के थे? वो 4,000 के और कितने के इशू कर दिए? 8,000 के, मतलब 4,000 के प्रीमियम में इनको इशू कर दिया। फिर एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैंक में अमाउंट आ जाएगा 8,000, 4,000 आएंगे शेयर कैपिटल में एंड 4,000 आ जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। लास्ट एंट्री हो जाएगी जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट था उसको ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2,000। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।